A&T वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से किस प्रकार एक नया वोटर आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। वोटर आईडी कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म नंबर 6 भरा जाता है। आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए न केवल अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बल्कि अपने रजिस्ट्रेशन को रेफरेंस नंबर की सहायता से ट्रैक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने BLO और निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर्स आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बूथ नेविगेटर की एक फैसिलिटी है जिसकी सहायता से आप गूगल मैप पर यह देख सकते हैं कि आपका जो पोलिंग बूथ है वो आपके घर से कितनी दूर है और वहां तक जाने का गूगल मैप का रास्ता कौन सा है। वोटर हेल्पलाइन ऐप की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें लॉगिन करने हेतु वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता होती है। यदि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तब आप इसमें दिए गए स्किप लॉगिन ऑप्शन की सहायता से इसके फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से एक नया वोटर आईडी कार्ड वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से अप्लाई किया जाता है। वोटर हेल्पलाइन ऐप आसानी से गूगल प्ले स्टोर की सहायता से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च बॉक्स में वोटर हेल्पलाइन कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप वोटर हेल्पलाइन स्पेलिंग सही टाइप ELP वोटर हेल्पलाइन आप लिखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ऑफिशियल ऐप का जो लोगो है वो कुछ इस प्रकार का है। आपको इस वाली एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप वहाँ इसको सर्च कर लेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे आप इसको सर्च कर लेंगे, तो ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है इसलिए यहाँ पर ओपन आ रहा है। अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको क्या करना है, ओपन करने पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। जी ये देखिए, ये इंटरफेस है इसका मेन डैशबोर्ड। यहाँ से आप मेन्यू के बटन की सहायता से, ये जो नीचे मेन्यू दी हुई है एक्सप्लोरर, यहाँ के इस ऑप्शन की सहायता से आप इस एप्लीकेशन के कई सारे फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, ये लंबी चौड़ी इसकी मेन्यू है। इसमें कई सारे वोटर से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित फीचर्स दिए गए हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक नया फॉर्म भरना, अर्थात एक नया वोटर आईडी कार्ड बनाना। आपको एक नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको ऑप्शन इस्तेमाल करना है वोटर रजिस्ट्रेशन। वोटर रजिस्ट्रेशन, ये वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आप जैसे ही टैप करेंगे आपको दिखाई देगी एक मेन्यू। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स को भरने की मेन्यू दिखाई दी हुई है। फॉर्म नंबर 6, 7, 8, अर्थात इन किसी प्रकार का आपको वोटर से संबंधित काम हो, नाम काटना है, अपनी वोटर आईडी में संशोधन करना है, डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड मंगाना है, तो आपको इसी मेन्यू से इन फॉर्म्स को आपको भरना होगा। यहाँ पर हम भरेंगे एक फॉर्म नंबर 6, यानी कि एक नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए भरा जाता है फॉर्म नंबर 6। तो आप फॉर्म नंबर 6 पर टैप करेंगे। फॉर्म नंबर 6 पर टैप करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखाए गए हैं। जी हाँ, ये 2 ऑप्शंस, इन 2 ऑप्शंस का मतलब ये है कि क्या आप भारत में रहते हैं अथवा भारत के बाहर रहते हैं, यानी कि आप प्रवासी हैं या अप्रवासी। जी हाँ, हम भारत में ही रहते हैं, तो हमें पहला वाला ऑप्शन काम में लेना है। आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको एक वेलकम मैसेज दिखाया जा रहा है, माय नेम इज़ वोटर मित्रा। ये एक तरह से वोटर हेल्पलाइन का असिस्टेंट है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, लेट्स स्टार्ट बटन की सहायता से आगे बढ़ जाना है। किसी किसी मोबाइल में लेट्स स्टार्ट बटन शो नहीं होता है, तो यह एप्लीकेशन की बग नहीं है, यह आपके फ़ॉन्ट साइज़ की वजह से होता है। आप फ़ॉन्ट साइज़ को कम कर देंगे तो आपको लेट्स स्टार्ट बटन दिखाई देने लग जाएगा। फ़ॉन्ट साइज़ को कम किस प्रकार से किया जाता है उसका लिंक, उसका वीडियो ट्यूटोरियल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अथवा आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो से भी आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपली करना है लेट्स स्टार्ट बटन पर टैप और आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप पहली बार वोटर आईडी कार्ड बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, यस, आपको यस पे टैप रखना है और आगे बढ़ जाना है, नेक्स्ट पे टैप करना है। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद आप देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया। यस, हमें भारत का नागरिक हैं, हम भारत में ही निवास करते हैं, तो आपको यस पर टैप करना है, जो पहला वाला यस है। दूसरे वाले यस पे टैप नहीं करना है। ये उन लोगों के लिए है जो भारत के नागरिक तो हैं लेकिन भारत के बाहर रहते हैं। तो हम भारत में ही रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, तो पहला वाला यस आपको टैप रखना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है आपका स्टेट। आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं आपको यहाँ भर देना है। मैं जिस स्टेट को बिलोंग करता हूँ वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके भर दिया। उसके बाद आपसे पूछी जा रही है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड नहीं कराया गया है, यहाँ पर एक पॉपअप में कैलेंडर प्रोवाइड कराया गया है। जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कैलेंडर ओपन हो गया है। इस कैलेंडर की सहायता से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेट करनी होगी।
डेट ऑफ बर्थ सेट करने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर ईयर। ईयर कैसे सेट करेंगे, आप देख रहे होंगे इस कैलेंडर के सबसे टॉप कॉर्नर पे ईयर दिया हुआ है 2003। आपको यहाँ पर टैप करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टैप करेंगे आप देखेंगे कि आपको ईयर्स की लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है। आप जिस भी डेट ऑफ बर्थ के ईयर को बिलोंग करते हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का साल है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ सेट करना चाहता हूँ 3 अप्रैल 1990, तो आप यहाँ पर सबसे पहले अपने साल को सेलेक्ट करेंगे तो 1990 पे आपको टैप कर देना है। उसके बाद बात आती है मंथ की। जी हाँ, साल के बाद आपको सेट करना है मंथ। अब मंथ सेट करने के लिए आपको दिए हुए हैं 2 बटन। जी हाँ, प्रीवियस और नेक्स्ट, नेक्स्ट और प्रीवियस के 2 बटन दिए हुए हैं। आपको इनकी सहायता से मंथ को सेट करना होगा। तो मैंने बताया था 3 अप्रैल, यानी कि मुझे अप्रैल के महीने में सेट होना है, तो मैं नेक्स्ट के बटन की सहायता से अप्रैल के मंथ तक आऊँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है कैलेंडर। इस कैलेंडर की सहायता से आपको लेनी है डेट। तो आपको 3 अप्रैल यानी कि 3 पर टैप करना होगा, या जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ के डेट पर आपको टैप करना होगा। अब आप देख लीजिए ये ऊपर जो डिस्प्ले है, ग्रीन कलर का जो ये डिस्प्ले है, इसमें आप देख लीजिए कि आप जो डेट सेट करना चाहते हैं क्या यहाँ पर वो दिखाई दे रही है। तो यहाँ 3 अप्रैल 1990 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम इंश्योर हो चुके हैं कि ये डेट सही सेट हो चुकी है। तो आपको क्या कर देना है, इस कैलेंडर के ओके बटन पर आपको टैप कर देना है। तो आपको यहाँ पे कर देना है ओके। अब आप देख सकते हैं 3 अप्रैल 1990 यहाँ पर सेट हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको इस मेन्यू पे टैप करना है। मेन्यू पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपने ऊपर सेट करी है वो आप किस आधार पर वेरीफाई कराना चाहते हैं, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट आप अटैच करना चाहते हैं, तो आपको इस लिस्ट में से उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना होगा। तो मैं अपने आधार कार्ड की सहायता से अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कराना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे लूँगा आधार कार्ड, सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको उस आधार कार्ड की इमेज को अपलोड करना होगा। इमेज को अपलोड करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक पहला ऑप्शन है अपलोड और दूसरा ऑप्शन है डिजी लॉकर। अगर आपने डिजी लॉकर को ऐप को उपयोग में लिया हुआ है, आपने डिजी लॉकर को अपने मोबाइल नंबर से ऑथेंटिकेट करा रखा है, तो अब आप इस ऑप्शन को काम में लें। अन्यथा आपको अपलोड बटन की सहायता से आप अपने इमेज को, आधार कार्ड की या जो भी आपने डॉक्यूमेंट लिया है उसकी इमेज को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो हम अपलोड बटन का उपयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अपलोड वाले ऑप्शन को आपने उपयोग में ले लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो नीला कलर का बटन दिया हुआ है अपलोड, यहाँ पर आपको टैप करना है। इसकी सहायता से आप करेंगे इमेज को सेलेक्ट। इमेज सेलेक्ट करने के लिए आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, कैमरा और गैलरी। अगर डॉक्यूमेंट आपके सामने रखा हुआ है तब आप कैमरे की सहायता से आप फोटो खींच सकते हैं, लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर रखा है तो आप गैलरी की सहायता से भी डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं। तो मैंने गैलरी में अपने आधार कार्ड को सेव कर रखा है, तो मैं गैलरी में जाऊँगा और आधार कार्ड को, जी हाँ, ये मेरा आधार कार्ड है, इसको मैंने यहाँ पर, जी, आधार कार्ड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड आपका आ चुका है। आधार कार्ड का एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए आपको फिंगर की सहायता से उसे छोटा करना होगा। आपने जो ये जो कॉर्नर दिए हुए हैं, ये जो आप कॉर्नर देख रहे हैं, कॉर्नर की सहायता से आप उसे छोटा कर सकते हैं। छोटा कर देने के बाद आपको क्या करना है, आप देखेंगे इधर टॉप मोस्ट जो लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है राइट का बटन। इस राइट के बटन पे आपको टैप कर देना है, तो आपका आधार कार्ड आपका सेट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रीव्यू आ जाना चाहिए। अगर प्रीव्यू नहीं आया है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट रीअटैच करना होगा। तो हमारा यहाँ पर आधार कार्ड का प्रीव्यू आ चुका है। अब हम नीचे बढ़ेंगे। अगला ऑप्शन है एज डिक्लेरेशन। एज डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे आपको डाउनलोड करना होगा, या अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो उसकी भी इमेज फाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। एज डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, डाउनलोड एज डिक्लेरेशन फॉर्म। ये मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है और इसको आपको भरना है, आपके सिग्नेचर करने हैं और उसके बाद आपको इसकी भी इमेज इसमें सेलेक्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ पर अपलोड बटन की सहायता से, अगर आप फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो कैमरा के उपयोग कीजिए, और आपने अगर फ़ोटो ले रखा है तो आप गैलरी का उपयोग कीजिए। तो ये मैंने मेरा एज डिक्लेरेशन फॉर्म भर रखा है, इसको मैं सिंपली अटैच कर दूंगा। ये मैंने मेरा एज डिक्लेरेशन फॉर्म अटैच कर दिया है। उसका भी आपको यहाँ पर प्रीव्यू देखना है। अगर प्रीव्यू नहीं आया है तो आपको दोबारा से एज डिक्लेरेशन फॉर्म अटैच करना होगा। अगर प्रीव्यू आ चुका है तो आपको यहाँ पर सिंपली आगे बढ़ जाना है नेक्स्ट बटन की सहायता से। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका अपलोड पिक्चर। जी हाँ, फ़ोटो हो सकता है कि आपने वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से या अन्य किसी माध्यम से कई बार आपने आवेदन कर दिया हो, लेकिन वो बार बार खारिज कर दिया जाता है। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है आपका फ़ोटोग्राफ। जी हाँ, फ़ोटोग्राफ साफ़ सुथरा होना चाहिए। बैकग्राउंड में कोई अनावश्यक ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, जैसे पीछे पेड़ नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी भद्दी चित्र नहीं होने चाहिए। सिंपली आपको प्लेन
आपका जो फ़ोटो होता है आप उसको अटैच करें तो आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होगा, ना कि रिजेक्ट। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सादा फ़ोटो यहाँ पर हम अपना अपलोड करेंगे। आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए वही 2 विकल्प दिए गए हैं, कैमरा और गैलरी। तो मैं गैलरी की सहायता से मेरा फ़ोटो अटैच करूँगा। ये मेरा फ़ोटो अटैच हो चुका है, इसको मैं राइट के बटन की सहायता से सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर भी आपको इंश्योर होना है कि आपका फ़ोटो का प्रीव्यू आ जाना चाहिए। प्रीव्यू आ जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे बढ़ना है और नॉमिनल सी चीज़ें आपको दी गई हैं, सूचना आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे आपका जेंडर, उसके बाद आपका नाम, आपको यहाँ पर नाम लिखना है। नाम ऊपर आपको इंग्लिश में लिखना है, रीजनल लैंग्वेज में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएगा। जी हाँ, आपने एप्लीकेशन को जिस भी भाषा में सेट कर रखा है उस भाषा में ये ऑटोमेटिक उसको ट्रांसलेट कर देगा। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में इसको सेट कर रखा है और एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी में ही सेट होकर आती है, तो आप यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको जो ऊपर वाला खाना है एंटर योर नेम, इसमें आपको इंग्लिश में लिखना है। तो जैसे मैं मेरा नाम लिखता हूँ इंग्लिश भाषा में, उसके बाद आपको नीचे नेव इन रीजनल वाले जो टेक्स्ट बॉक्स है उस पर आपको टैप कर देना है। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर वहाँ पर मेरा नाम हिंदी में आ चुका है। अगर आपको लगता है कि ये नाम हिंदी में गलत ट्रांसलेट होकर आया है तो आप कीबोर्ड की सहायता से इसे सही भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है अपने नाम का सरनेम। आप जो भी सरनेम लगाते हैं आपको वो सरनेम यहाँ पर लिखना है। सरनेम लगाने के बाद आपको वही नीचे रीजनल लैंग्वेज वाले टेक्स्ट बॉक्स में आपको टैप करना है, तो वो ऑटोमेटिक उसको हिंदी भाषा में रूपांतरित कर देगा। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फिल होके आया है, ये हमने पहले ही OTP की सहायता से ऑथेंटिकेट कर लिया है। मोबाइल नंबर के संबंध में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मोबाइल नंबर आपका यूनिक होना चाहिए, यानी कि आप जिस पर्सनल मोबाइल नंबर को काम में ले रहे हैं उसी मोबाइल नंबर को आप अटैच करवाइए, क्योंकि इसी की सहायता से आप आगे भविष्य में अगर वोटर ID कार्ड में संशोधन करवाएंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक ID कार्ड आप डाउनलोड करवाएंगे, तो यही मोबाइल नंबर आपको बार बार काम में आएगा। तो मोबाइल नंबर आपका यूनिक होना चाहिए, यानी कि आप जिस पर्सनल मोबाइल नंबर को आप काम में लेते हैं वही वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर उपयोग में लेना है। अगला ऑप्शन है ईमेल। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आप ईमेल ID आप यहाँ पर भरें। अगर आप ईमेल भी आप रखवाना चाहते हैं वोटर ID के साथ तो आप यहाँ पर ईमेल ID भर सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। अगला ऑप्शन है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त हैं तो आपको यहाँ पर उन ऑप्शंस को टैप करना है। लोकोमोटिव का मतलब होता है कि अगर आप पैरों से या हाथों से अपंग हैं तो आपको लोकोमोटिव वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप देख नहीं सकते, विजुअल इम्पायर्ड हैं, तो आपको विजुअल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डीफ एंड डम का मतलब होता है कि अगर आप मानसिक अवसाद से ग्रस्त हैं, मानसिक स्थिति अगर किसी आप जो फॉर्म भर रहे हैं वो मानसिक स्थिति में सही नहीं है तो आपको डीफ एंड डम वाला ऑप्शन काम में लेना है। और अदर यानी कि इन तीनों को छोड़कर अगर वो किसी अन्य प्रकार की अपंगता से ग्रस्त है तो आपको अदर वाले ऑप्शन पर टैप करना है। लेकिन यह इन ऑप्शंस को आप तभी टैप करें जब आप किसी प्रकार की विकलांगता को रखते हैं या इनमें से किसी प्रकार के ऑप्शंस को आप फुलफिल करते हैं, अन्यथा आपको क्या करना है, इस वाले सेक्शन को छोड़कर आगे बढ़ जाना है और नेक्स्ट बटन पर टैप करना है। नेक्स्ट बटन पर टैप करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ रिलेटिव, है ना। नेम ऑफ रिलेटिव में आप अपने हस्बैंड का, फादर का या जिस भी आप गार्जियन के साथ आप अपने साथ रहते हैं या अपने वोटर ID कार्ड में आप जिस भी गार्जियन का नाम लिखवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखूँगा। वही इंग्लिश वाले वर्ड्स में आपको ऊपर वाला जो टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है वहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। ऑटोमेटिक हिंदी में वो ट्रांसलेट होकर नीचे आ जाएगा। ये ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेशन होने में हो सकता है कि इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। शुरू में हमारा इजीली हो गया था, अब ये टाइम ले रहा है। यहाँ पर आपको एक सुविधा दी गई है कि अगर आप ऑटो ट्रांसलेट नहीं करवाना चाहते तो आप स्क्रीन पर टैप करें तो आपका ऑटो ट्रांसलेशन बंद हो जाएगा। आप कीबोर्ड की सहायता से मैन्युअली भी आप उसको लिख सकते हैं। तो ये मैं मैन्युअली लिख रहा हूँ क्योंकि वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होने में काफ़ी टाइम लगा रहा था। उसके बाद आपको लिखना है जो भी आपने रिलेटिव का आपने यहाँ पे नाम लिखा है उनका पहचान पत्र संख्या। जी हाँ, कई बार आपने देखा होगा कि आपने वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से या अन्य किसी माध्यम से आपने ऑनलाइन कर दिया, लेकिन बार बार आपका रिजेक्ट हो जाता है। उसका कारण यही है कि वो सही एड्रेस या किस परिवार में आप रहते हैं उस ECI की टीम वो पता ही नहीं कर पाती और आपका आवेदन खारिज कर दिया जाता है। तो उस समस्या से बचने के लिए आपको इस ऐप में यहाँ पर आपको जिस भी रिलेटिव का आपने ऊपर नाम लिखा है उनका इपिक नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा, ताकि ECI की टीम यह समझ जाए कि आपको किस परिवार के साथ सेट किया जाए। तो इपिक नंबर डालना अनिवार्य है, आप इसको ज़रूर डालें। तो यहाँ पर मैं मेरे फादर का इपिक नंबर डालता हूँ।
इपिक नंबर सही डालें ताकि ईसीआई की टेक्निकल टीम इस इपिक नंबर को फेच करेगी, डिटेल को फेच करेगी और पता लगाएगी कि आपका जो नया आवेदन है उसको किस एड्रेस पर सेट किया जाए, किस मकान नंबर पर सेट किया जाए। तो आप इपिक नंबर सही लिखें। ये मैंने मेरा फादर का इपिक नंबर डाल दिया है। उसके बाद जो आपका जो आपने नाम लिखा है रिश्तेदार का नाम, वो आपके क्या संबंधी हैं, तो उस संबंध को आपको यहाँ पे सेट करना है, फादर, मदर, अदर। यानी कि अगर आपने हस्बैंड का नाम लिखा है तो आपको यहाँ पर अदर वाला ऑप्शन चूज करना होगा। ऐसा ना समझें कि आपको फादर का ही नाम लिखना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक लड़की हैं और आप अपने हस्बैंड का नाम लिख रही हैं तो आपको अदर वाला ऑप्शन काम में लेना है। यहाँ पर मैंने अपने पिताजी का नाम लिखा है तो मैं यहाँ पर फादर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रखूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। नेक्स्ट बटन पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है मकान नंबर। जी हाँ, एड्रेस भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है एक वोटर आईडी कार्ड में। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कई बार आवेदन तो कर दिया परंतु बार बार वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है और रीजन में लिख दिया जाता है इनवैलिड एड्रेस। जी हाँ, यहाँ पर आपको एड्रेस भरते समय ध्यान रखना है। आपको मैं बिंदुवार समझाऊंगा कि एड्रेस किस प्रकार से सही लिखें। हाउस नंबर, जी हाँ, हाउस नंबर आपको अपने नगर पालिका, नगर निगम, कॉलोनी वाले मकान संख्या नहीं लिखनी है। यहाँ पर मतदाता सूची में अपने परिवार के जो मकान नंबर हैं, आप अपने मतदाता सूची को देखें, उसमें अपने परिवार के पिताजी का, माताजी का, जिस भी आप फैमिली में जिसका पहले से इपिक बना हुआ है उसके मकान संख्या को देखें। वो वाली मकान संख्या यहाँ पर आपको भरनी है। जी हाँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद द्वारा या कॉलोनी द्वारा अलॉट किए गए आपको मकान संख्या यहाँ पर नहीं लिखनी है। मतदाता सूची के एक अलग ही मकान संख्या चलती है, तो वो वाली मकान संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है ताकि आपको सही मकान संख्या के अनुसार आपके रिश्तेदारों के साथ आपके मतदाता सूची में सेट किया जा सके। यहाँ पर आपको 00 नहीं लिखना है। ऐसा ना हो कि आपको मकान नंबर नहीं मिला तो आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर्स के पास जाइए, उनसे पूछिए कि भाई मेरा मकान नंबर क्या है, तो आप यहाँ पर सही मकान नंबर भरें जो मतदाता सूची में आवंटित है। तो हमारा मकान नंबर जो है वो मैंने भर दिया है। मकान नंबर भी ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर यहाँ पर जो है ट्रांसलेट किया जाएगा। ट्रांसलेशन में अगर समय लग रहा है तो आप इसको ट्रांसलेशन को रोक सकते हैं और मैन्युअली भी आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रीट लोकेलिटी, यहाँ पर भी यह जो स्ट्रीट और लोकेलिटी है यह भी बहुत अहम रोल अदा करती है किसी भी पहचान पत्र के एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने में। मकान, हमारा जो एड्रेस है वो एड्रेस हो सकता है अलग हो और हमारा जो मतदाता सूची के अनुसार जो एड्रेस है हो सकता है वो अलग हो। तो अगर आप चाहें तो अपना जो कॉलोनी का, वार्ड का जो एड्रेस है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आपके जो रिश्तेदार का जो पहचान पत्र बना हुआ है उस पहचान पत्र में देखें, आप नवीन मतदाता सूची में देखें, अपने बीएलओ साहब के पास जाएं, उनसे पूछें कि मेरा सही वोटर आईडी कार्ड में मेरा एड्रेस क्या आना चाहिए, मैं इस निवास पर स्थान करता हूं और मेरा जो मतदाता सूची के अनुसार मेरा अनुभाग क्या है, तो वो आपको अनुभाग बता देंगे। वो अनुभाग ही आपका एड्रेस भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर अनुभाग एड्रेस लिखिए। हाँ, आप चाहें तो अपना खुद का एड्रेस भी लिख सकते हैं, जिस भी आपको कॉलोनी का नाम दिया गया है, जो भी नगर पालिका, नगर निगम ने जो आपको एड्रेस आवंटित किया है आप उसको भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप अपने बीएलओ साहब के पास जाकर अनुभाग का नाम पूछ कर आएँ। अनुभाग का नाम पूछ कर आने से ईसीआई की टेक्निकल टीम को आपका जो इपिक आईडी है वो सही एड्रेस पर सेट करने में आसानी रहती है। बाकी अगर आप चाहें तो अपनी कॉलोनी का, नगर निगम द्वारा जो आपको एड्रेस आवंटित किया गया है आप उस एड्रेस को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस को लिखूँगा। मेरा एड्रेस है जी, ये मेरा एड्रेस है। इसको मुझे ऊपर इंग्लिश में लिखना है, नीचे ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर ये हिंदी में आ जाएगा। ट्रांसलेशन, क्योंकि ये नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, ये मेरे अभी नेट की स्पीड शायद स्लो डाउन हो गई है, इस वजह से ऑटोमेटिक ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है। मैं इस ट्रांसलेशन को रोक दूंगा और खुद मैन्युअली यहाँ पर हिंदी कीबोर्ड ऑन करके यहाँ पर मैं हिंदी में अपना एड्रेस मैन्युअली टाइप करूँगा। हिंदी कीबोर्ड किस प्रकार से आपको उपयोग में लेना है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि मोबाइल में हिंदी कीबोर्ड किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है टाउन, यानी कि आपके शहर का नाम। तो आप यहाँ पर इंग्लिश भाषा में आप अपनी शहर का नाम लिखिए, रीजनल लैंग्वेज में वो उसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस लिखिए। पोस्ट ऑफिस का अंक नहीं डालना है, जी हाँ, यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। तो हमारे पोस्ट ऑफिस का नाम हम यहाँ पर सेट कर देते हैं।
रीजनल भाषा में वो ऑटोमेटिक सेट होकर आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है पिन कोड। अब आपको यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस के पिन नंबर डालने हैं। तो ये मैंने अपने पोस्ट ऑफिस के पिन संख्या डाल दी है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एरिया का प्रकार, आप किस प्रकार के एरिया में रहते हैं, वो एक गाँव है, सिटी है या टाउन है। तो ये एक सिटी है, सिटी प्रकार का है, तो मैं सिटी यहाँ पे सेट कर लिया है। उसके बाद आपसे स्टेट पूछा जा रहा है जो ऑटोमेटिक फिल होके आ रहा है। आपको यहाँ पर एक बार निगाह मार लेनी है। वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक फिल होके आता है, लेकिन एक बार आप निगाह मार लें। अगर ये गलत होगा तो गलत स्टेट में आपका आवेदन चला जाएगा और वहाँ से खारिज कर दिया जाएगा। तो ये सही है, इसलिए हम इसको छेड़ेंगे नहीं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सही सेट करनी है। डिस्ट्रिक्ट आप जिस भी राज्य के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर सेट करनी है। उसके बाद आता है असेंबली कंस्टिट्यूंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपके फॉर्म को सही ईआरओ कार्यालय में पहुंचाने तक। अगर ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता नहीं है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर से मिलिए, उनसे पूछिए कि मेरा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, और उसके बाद आप यहाँ पर इसको सेट कीजिए। तो हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वह मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। उसके बाद सेलेक्ट यूर एड्रेस प्रूफ। जी हाँ, आपने ऊपर जो भी एड्रेस भरा है वो एड्रेस भी आपको सत्यापित करवाना होगा डॉक्यूमेंट अटैच करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है। जिस भी सहायता से आप डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध है, जो आपने एड्रेस लिखा है, तो मैं यहाँ पर राशन कार्ड की सहायता से अपना डॉक्यूमेंट अटैच करूँगा। तो मैंने राशन कार्ड चूज कर लिया है। डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए यहाँ पर वही 2 ऑप्शन दिए गए हैं, अपलोड और डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप डिजी लॉकर की सहायता ले सकते हैं, और अगर आप कैमरा या गैलरी से जाकर अगर आप फ़ोटो लेना चाहते हैं तो अपलोड वाला जो ऑप्शन है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अपलोड बटन की सहायता, अपलोड वाले फीचर को ही काम में लूँगा और अपलोड बटन पे टैप करूँगा। अपलोड बटन पे टैप करते ही 2 फीचर आपके सामने आए, कैमरा और गैलरी। तो मैंने गैलरी में मेरे राशन कार्ड का फ़ोटो ले रखा है, मैं उसको लूँगा। तो ये मेरा राशन कार्ड आ चुका है। राशन कार्ड को मैं राइट वाले बटन की सहायता से सेट कर दूंगा। सेट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका भी प्रीव्यू दिखाया गया है। जी हाँ, जहाँ पर भी आपसे अटैचमेंट मांगा जा रहा है वहाँ पर आपको प्रीव्यू देख लेना है। प्रीव्यू देखने के बाद ही आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछी जा रही है अकाउंट डेट। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जिस निवास पर रह रहे हैं ये कितने साल से आप यहाँ पर निवास करते आए हैं। तो आपको यहाँ पर डेट सेट करनी है। डेट सेट करने के लिए आपको वही पॉपअप में इस कैलेंडर की सहायता से आपको वो डेट सेट करनी है कि जिस आप निवास स्थान पर कब से रह रहे हैं। तो मैंने निवास स्थान भरा है, जो मैंने एड्रेस भरा है, वहाँ पर मैं सन 2000 से रह रहा हूँ। तो वही आपको पहले जैसे मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ सेट करना बताया था, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी अपने निवास स्थान की डेट सेट करेंगे। सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, तो आपको ईयर पे टैप करना है। ईयर पे टैप करते ही आपके सामने ईयर्स की सूची आ जाएगी। तो मैंने बताया था कि मैं सन 2000 से यहाँ पर रह रहा हूँ, तो सन 2000 को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद महीना सेट करना है। तो महीना आप देख लीजिए कौन सा महीना आपको करंट में दिखाया जा रहा है। जो करंट कैलेंडर का जो करंट महीना है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है सितंबर। मैं यहाँ पर जुलाई के महीने में अगर मैं आया हूँ, या जिस भी महीने में आप उस करंट निवास पर आए हैं, जो आपने एड्रेस लिखा है, आपको वो यहाँ पर आगे पीछे के बटन की सहायता से आपको सेट करना है। तो जुलाई का महीना आ गया। जुलाई के महीने में जो भी आप जिस डेट लेना चाहते हैं आप वो डेट ले सकते हैं। यानी कि आप जो भी जिस भी दिनांक को उस निवास स्थान पर रहने आए थे, अगर आप जन्म से ही वहाँ रहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक महिला हैं, एक शादीशुदा महिला हैं, आप अपने ससुराल पक्ष में जाकर एक अपना नया वोटर ID कार्ड बनाना चाहती हैं, तो जब से आप शादी होकर उस घर में आई हैं तो आपको वो वाली डेट आपको यहाँ पर सेट करनी है। तो यहाँ पर हमारी जो ये सेक्शन है, जो हमने डेट सेट की है, वो आपको यहाँ पर एक बार देख लेना है कि क्या मैंने जो डेट सेट की है वो यहाँ पर सही डेट सेट हो गई है। 1 जुलाई 2000, बिल्कुल हाँ, वो सेट हो चुका है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कैलेंडर को कर देंगे ओके। तो हमारी यहाँ पर वो डेट सेट हो जाएगी। उसके बाद आपको लिखना है डिक्लेरेशन, नेम ऑफ एप्लीकेंट। आप आवेदक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आवेदक का नाम आपको इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। तो आप यहाँ पर इंग्लिश में अपना नेम लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है प्लेस, यानी कि आप जिस जगह पर आप रहते हैं उस नगर का, गांव का आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपको प्लेस का नाम लिख देना है और उसके बाद आपको कर देना है डन। डन करने पर आपको एक प्रीव्यू सूची दिखाई जाएगी। जी हाँ, एक चेकलिस्ट टाइप का है कि आपने जो भी एंट्रीज करी हैं एक बार उनको आप निगाह मार लीजिए कि आपने जो भी इसमें प्रविष्टियाँ की है वो सब सही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रविष्टि में अशुद्धि है तो आप इस क्रॉस के बटन की सहायता से बैक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सब कुछ प्रविष्टियाँ सही है तो आप इस मैसेज को ऊपर ले जाते जाइए
और सबसे नीचे आपको दिखाई देगा कन्फर्म वाला बटन। तो आपको कन्फर्म वाले बटन पर आपको कर देना है टैप। ये जो कन्फर्म वाला बटन है इस पर आपको कर देना है टैप। टैप करने पे आपको एक मैसेज शो होगा। जी हाँ, ये मैसेज शो होगा, हो गया है। इसको इंटरनेट की स्पीड की वजह से ये फैच होने में टाइम लगा रहा है। जी हाँ, ये मैसेज, इस मैसेज की बहुत इंपॉर्टेंस है। जी हाँ, इस मैसेज को आप ऐसे ही ओके ना कर दें। इस मैसेज में दिया गया है आपका रेफरेंस नंबर। इस रेफरेंस नंबर को आप नोट डाउन कर लें। जी हाँ, ये रेफरेंस नंबर ही आपकी जो आवेदन है, जो आपने एप्लीकेशन लगाई है एक नए वोटर आईडी कार्ड बनाने का, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। आप इसको कैसे ट्रैक करेंगे उसका एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है। एंड जो आपकी जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, आप इस पर इसको ट्रैक कर सकते हैं, इसमें फीचर दिया गया है। इसके अलावा अन्य वेबसाइट्स भी हैं जहाँ से भी आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। आप ईआरओ या तहसीलदार कार्यालय में जाकर भी आप इसको पता कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको रेफरेंस आईडी की ज़रूरत होगी। तो आप इस रेफरेंस आईडी को नोट डाउन कर लें, या आपको अपने स्टेटस को, अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करने में काम आएगी। अब आपको क्या करना है, आपने इसको नोट डाउन कर लिया, अब आप कर दें इसको ओके। ओके करने पे आपका जो वोटर आईडी कार्ड बनाने का जो एप्लीकेशन है वो जो है सबमिट हो चुकी है। इसके पश्चात इसको विभिन्न प्रकार के कार्यालयों से इसको प्रोसेस किया जाएगा, तब जाके आपका एक नया वोटर आईडी कार्ड बनकर आएगा। तो इस प्रकार आप सिंपली अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। थैंक यू।